हेलो दोस्तों, बीपीएससी ऑनलाइन एकेडमी में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। ये एडुटेरिया का टेस्ट सीरीज नंबर 2 है जो ऑफलाइन कंडक्ट किया गया था और मेरे पास आया। ये हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में मेरे पास अवेलेबल है। तो अभी हम इसमें हिंदी में अपलोड कर रहे हैं और जिसको भी लगेगा कि इंग्लिश में भी होना चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, तो मैं इसका इंग्लिश में भी ये टेस्ट सीरीज दूंगा। ठीक है। और हाँ, जहाँ भी आंसर में कोई त्रुटि या कोई लगा कि गलती ऑप्शन है तो तुरंत मुझे कमेंट बॉक्स में इन्फॉर्म करिए। ठीक है। तो आइए बिना टाइम गंवाए स्टार्ट करते हैं एडुटेरिया का टेस्ट नंबर 2। और भी कोई अलग अलग कोचिंग का अगर टेस्ट सीरीज़ मेरे पास अवेलेबल होता है तो वो भी हम लेके आएंगे। फिलहाल इसका हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? तो इसमें जो सही आंसर है डी है, उपयुक्त में से एक से अधिक। चिरांत की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ हड्डी का हथियार मिला। पिकली हल की बात करें तो यहाँ तो राख का ढेर मिला। बुर्ज होम की बात करें तो यहाँ गर्तबास मिला। तो इसमें से सारे ऑप्शन जो है सही है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य द्वारा खदानों का उत्पादन यानी कृषि सर्वप्रथम किस काल में शुरू हुआ था? तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, कृषि का जो प्रचलन आया नवपाषाण युग में आया। तो सही आंसर हो गया 2 का सी। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता हड़प्पा सभ्यता से संबंधित नहीं है? तो देखिए, हड़प्पा सभ्यता से संबंधित नहीं है, इसके बारे में पूछा जा रहा है। तो हड़प्पा सभ्यता में लिंग की पूजा की जाती थी, बिल्कुल सही है। पत्थर की मुहर हुआ करते थे, ये भी सही है। तो इसमें जो है ग्रामीण सभ्यता नहीं हुआ करता था। ठीक है, तो ये क्या है? गलत है। ये क्या जो है एक अर्बन सभ्यता हुआ करता था, मतलब शहरी सभ्यता कह सकते हैं। तो इसका सही आंसर हो गया बी। आप लोग को ये हमेशा ध्यान में रखना है, यहाँ पे नहीं पूछ रहा है। तो सही आंसर क्या हो गया? बी, ग्रामीण सभ्यता। अगला क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप में सर्वप्रथम लोहे का साहित्यिक प्रमाण किस ग्रंथ से मिलता है? तो ये मिलता है किससे? अर्थवेद से। तो सही आंसर इसका हो गया है ए, 4 का ए। 5 नंबर क्वेश्चन है, वैदिक काल में राजनीतिक संगठन के बढ़ते क्रम के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? यहाँ सही पूछ रहा है, तो इसका सही आंसर है 5 का सी। ठीक है, कुल, ग्राम, 20, जन, फिर राष्ट्र हुआ करता था। तो सबसे छोटी इकाई हुआ करता था कुल, फिर उसके बाद ग्राम, फिर 20, फिर जन और फिर राष्ट्र। तो सही आंसर हो गया इसका सी। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा, मगध पर किस राजवंश ने सबसे पहले शासन किया? तो ये शासन किया गया था हर्यंक वंश के द्वारा। तो 6 का सही आंसर हो गया सी। पूछ रहा, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो यहाँ बौद्ध जो घटनाएं हैं बुद्ध के जीवन से संबंधित है और यहाँ पे स्थान दिया है। क्या जन्म कुशीनगर में हुआ था? नहीं। जन्म कहाँ पे हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। प्रथम उपदेश बोधगया में दिया था? नहीं, बोधगया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और ये जो दिए थे प्रथम उपदेश जो दिए थे सारनाथ में दिए थे, ये भी गलत है। निर्माण लुम्बिनी में हुआ था? तो नहीं, निर्माण हुआ था कहाँ पे? कुशीनगर में। तो ये सारे जो है सही नहीं है। तो आंसर क्या हो गया? डी। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर, इसमें कहा जा रहा है, निम्नलिखित में से मगध के किस शासक ने अवंती तथा वत्स पर अधिकार कर उसे मगध साम्राज्य में मिला लिया था? तो ये किया गया था शिशुनाग के द्वारा। सही आंसर हो गया 8 का सी। है, किस मौर्यकालीन शासक के शासनकाल के दौरान मगध में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा था? तो उस टाइम में जो शासन था वो चंद्रगुप्त मौर्य का हुआ करता था। तो 9 का हो गया ए। क्वेश्चन पूछ रहा है, निम्नलिखित में से किस अभिलेख में सम्राट अशोक के नाम का वर्णन है? तो इसमें जितने भी देख रहे हैं मास्की, गुज्जर, उद्दोलम, ये सारे जो है ये दक्षिण भारत से प्राप्त हुए ये अभिलेख है और इस सारे पे अशोक का नाम वर्णन है। और पुराणों में अशोक को कहा गया है अशोक वर्धन। तो इसमें सही आंसर क्या हो गया? डी हो गया, उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि सब पे मेंशन है। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा, अशोक के अभिलेख को सबसे पहले किसने पढ़ा था? तो ये पढ़ा गया था जेम्स प्रिंसपेप के द्वारा। ठीक है, सही आंसर हो गया बी। क्वेश्चन कह रहा, मौर्य काल में सामान्यतः भूमि कर कितना हुआ करता था या कितना होता था? तो मौर्य काल में भूमि का कर जो हुआ करता था उपज का 1/6 भाग हुआ करता था। सही आंसर हो गया सी। 13 नंबर क्वेश्चन का रहा, मौर्यकालीन भारत में दास प्रथा विद्यमान होने का उल्लेख निम्न में से किसने किया था? तो ये किया गया था कौटिल्य के द्वारा। तो सही आंसर हो गया बी। और यहाँ पे जो है कौटिल्य ने 9 प्रकार के दास प्रथा का वर्णन किया था अपने अर्थशास्त्र में। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर, निम्नलिखित में से किस सतवाहना राजा के सिक्कों पर जहाज का चित्र बना हुआ था? तो ये हुआ करता था यज्ञश्री सतकर्णी। ठीक है, ये जल यात्रा का प्रेमी था।
इसने सिक्कों पर जहाज के चित्र बनाए हुए थे। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य चरक किस शासक के दरबार से संबंधित थे? तो वो रहते थे कनिष्क के दरबार में। 15 का सही आंसर हो गया ए। कर रहा है प्राचीन काल में भारत पर विदेशी आक्रमण के संबंध में निम्न में से कौन सा कालक्रम सही है, या कौन सा मिलान जो है वो सही है? तो इसका सही आंसर है पहले यूनानी आए, फिर शक आए, फिर कौन आए? कुषाण के शासक आए। तो सही आंसर हो गया इसका 16 का बी। 17 नंबर क्वेश्चन कर रहा है संगम साहित्य में प्रसिद्ध ग्रंथ शिलापदिकारम की रचना निम्न में से किसने की थी? तो ये किया गया था इंग्लो आदिगल के द्वारा। सही आंसर हो गया 17 का बी। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर, चंद्रगुप्त द्वितीय के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? देखिए यहाँ पे फिर असत्य पूछ रहा है, तो इसको आप लोग मार्क कर लेंगे। तो इसमें पहला कह रहा है चंद्रगुप्त द्वितीय ने कनौज को द्वितीय राजधानी बनाया था। बिल्कुल सही बात है। दूसरा नंबर है इसके काल में चीनी यात्री फाइहान आया था। नहीं, सॉरी, वेंगसांग आया था। नहीं, इसके काल में कौन आया था? फाइहान आया था भारत। ठीक है, तो ये गलत है। अगला है इसमें इसने विक्रमादित्य की उपाधि ग्रहण की थी। तो बिल्कुल ये सही है। ये दोनों स्टेटमेंट जो है सही है और सी स्टेटमेंट गलत है, जो कि हम लोग को खोजना है। तो 18 का सही आंसर हो गया बी। 19 नंबर क्वेश्चन का रहा है गुप्त काल में महतर निम्न में से किस क्षेत्र का अधिकारी हुआ करता था? तो ये अधिकारी हुआ करता था एक गांव का, मतलब एक ग्राम का। तो 19 नंबर का सही आंसर हो गया सी। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर, इसमें कह रहा है निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? सही पूछ रहा है। तो इसमें पहला है पुस्तक का नाम, दूसरा है लेखक का नाम। इसमें कहा जा रहा है, तो इसमें कहा जा रहा है कि कौन सा जो है पुस्तक और उसके लेखक का सही मिलान दिया गया है। पहला है नया अवतार का जो लेखक है वो सिद्धसेन है। बिल्कुल सही है ये। विक्रम वर्ष्यम का कालिदास है। बिल्कुल सही है। काव्य दर्शन का दंडिन है। बिल्कुल सही है। तो उपयुक्त में से एक से अधिक सही है, मतलब ये सारे जो है पुस्तक और लेखक जो है सही मिलान है। 21 नंबर क्वेश्चन कर रहा है प्रयाग परिस्थिति के संदर्भ में असत्य कथनों को पहचान करें। असत्य खोजना है इसमें। इसमें पहला दिया हुआ गया है कि प्रयाग परिस्थिति की रचना हरिसेन के द्वारा किया गया था। बिल्कुल सही। और किसके काल में किया गया था? समुद्रगुप्त का ये राजकवि हुआ करता था, उसी के द्वारा ये किया गया था। और ये किया गया था संस्कृत भाषा में। तो दूसरा भी स्टेटमेंट सही है। तीसरा है हरिसेन चंद्रगुप्त द्वितीय का आश्रित कवि था। नहीं, ये किसके? समुद्रगुप्त का राजकवि हुआ करता था। तो ये सी नंबर गलत है। तो किसका क्या हो गया? सी आंसर हो गया। और हम लोग को असत्य ही खोजना था। में महादंड नायक था, ये गुप्त काल में हुआ करता था न्यायाधीश। तो सही आंसर हो गया बी। अगला क्वेश्चन है 23 नंबर, इसमें कहा जा रहा है सम्राट हर्ष ने किस स्थान पर बौद्ध धार्मिक सम्मेलन का आयोजन करवाया था? तो ये किया गया था दो जगह पे हर्ष के द्वारा, हर्षवर्धन के द्वारा। एक था कनौज में और दूसरा था प्रयागराज, जिसको वर्तमान इलाहाबाद के नाम से हम लोग जानते हैं। तो 23 का सही आंसर हो गया ए। 24 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस चीनी यात्री ने बौद्ध शिक्षा के महान केंद्र नालंदा महावीरा की यात्रा की थी? तो ये किया गया था ह्वेंसांग ईस्टिंग के द्वारा। ठीक है, और ये आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के टाइम में ये भारत आया था। इसमें से सही आंसर हो गया डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। 25 नंबर क्वेश्चन का रहा है प्राचीन कालीन स्मृतियों में सबसे पहले किस स्मृति की रचना की गई थी? तो ये किया गया था मनु स्मृति का। सही आंसर हो गया 25 का सी। कह रहा है अस्मक जनपद की राजधानी हुआ करता था पोटन या पोटली नाम से जाना जाता था। यह किस नदी के किनारे स्थित था? तो देखिए अस्मक जनपद जो हुआ करता था दक्षिण भारत का एकमात्र जनपद हुआ करता था जिसका राजधानी गोदावरी नदी के किनारे ये बसा था, पोटन में हुआ करता था। तो इसमें गोदावरी तो है नहीं, तो इसका आंसर क्या होगा? उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है 27 नंबर, इसमें कहा जा रहा है प्रथम शताब्दी में निम्नलिखित में से किसने नेचुरल हिस्ट्री नामक पुस्तक लिखी थी? तो ये लिखा गया था प्लिनी के द्वारा। सही आंसर हो गया ए। 28 नंबर क्वेश्चन है सूची 1 को सूची 2 से सुमेल करना है। सूची 1 में दिया है हड़प्पा कालीन स्थल दिया है और यहाँ पे स्थिति या प्लेस का नाम बताना है आपको। तो रोपड़ जो हुआ करता था पंजाब में हुआ करता था, मतलब ए का हो गया 4। राखी काली बगान जो हुआ करता था वो हुआ करता था राजस्थान में, तो बी का हो गया 1। राखीगढ़ी हुआ करता था हरियाणा में, ये हो गया 2। और देसलपुर हुआ करता था गुजरात में, इसका हो गया 3। तो 4 1 2 3 इसका सही आंसर हो गया। ठीक है, इसका ऑप्शन उस साइड है तो बता देते हैं, 1 मिनट। सही आंसर हो गया इसका बी। कह रहा है पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक कौन थे? तो
तो ये हुआ करते थे जैमिनी, पूर्व मीमांसा, याद रखिएगा जैमिनी हुआ करते थे। अगला क्वेश्चन है 30 नंबर, किस बौद्ध संगति में अनुशासन को लेकर मतभेद के कारण बौद्ध संघ स्थविर और महासंघिका में विभाजित हो गया था? तो ये था द्वितीय में, और द्वितीय कहाँ पे हुआ था? ये हुआ था द्वितीय सम्मेलन वैशाली में, और तृतीय हुआ था पाटलिपुत्रा में। बी का 30 का सही आंसर हो गया बी। क्वेश्चन कर रहा है, भारत के संविधान की प्रस्तावना में न्याय सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय संबंधित विचार किस देश से ग्रहण किया गया है? तो ये किया गया है सोवियत संघ से। सही आंसर हो गया सोवियत संघ, सी, USSR जिसको कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है 32 नंबर, इसमें कहा जा रहा है भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद में से कौन सा अंतःकरण की स्वतंत्रता प्रदान करता है? तो ये जो है अनुच्छेद 25 के तहत ये जो स्वतंत्रता है वो हम लोग को मिलती है। तो सही आंसर हो गया इसका बी। अगला क्वेश्चन है 33 नंबर, इसमें कहा जा रहा है भारतीय संविधान में 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा जोड़ा गया था अनुच्छेद 21A को, ठीक है। और अनुच्छेद 21A है क्या? इसमें कहा गया है कि इसके अनुसार राज्य के 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना। तो सही आंसर हो गया 33 का बी। 34 नंबर क्वेश्चन के तहत कह रहा है कि भारतीय संविधान में उल्लेखित मौलिक अधिकारों के संदर्भ में विदेशी यात्रा का अधिकार निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत वर्णित है? तो ये किया गया है अनुच्छेद 21 के तहत, यह एक मौलिक अधिकार है। तो 34 का सही आंसर हो गया बी। नंबर क्वेश्चन का निम्नलिखित में से कौन सा भारत के नागरिकों के मौलिक कर्तव्य के रूप में भारत के संविधान में वर्णित नहीं है? ठीक है, इसको मार्क कर लीजिएगा। तो पहला स्टेटमेंट है सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, बिल्कुल ये मेंशन है, ठीक है, ये मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत आता है। प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और सुधार करना, ये भी बिल्कुल सही है, मेंशन है मौलिक कर्तव्य में। तीसरा है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देना, ये हमारे मौलिक कर्तव्य में नहीं आता है, ये हमारे DPSP में आता है, जो कि अनुच्छेद 51A में ये मेंशन किया गया है। तो तीसरा गलत हो गया। चौथा है सभी भारतीय नागरिकों को सरकार द्वारा रोजगार देना, नहीं ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना। तो सही आंसर क्या हो गया? 3 और 4, ये दोनों जो है मेंशन नहीं है, बाकी ये 1, 2 जो है मेंशन है, 3, 4 जो है मौलिक कर्तव्य के अंतर्गत नहीं आता है। तो सही आंसर हो गया इसका सी। तो क्वेश्चन का रहा निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत संसद के कानून द्वारा संभव नहीं है? ठीक है, तो ये 36 का जो सही आंसर है ये हो जाएगा राज्य को केंद्र शासित प्रदेश में बदलना, ये संभव नहीं है। बाकी जो है इसका आंसर हो गया 36 का सी। बाकी ऑप्शन जो आप देख रहे हैं, नए राज्यों का गठन करना ये भी संभव है, राज्य के क्षेत्र का परिवर्तन करना ये भी सही है, लेकिन राज्य को केंद्र शासित प्रदेश में बदलना ये संभव नहीं है, और यहाँ नहीं ही पूछ रहा है। तो 36 का सही आंसर सी हो गया। 37 नंबर क्वेश्चन कहा जा रहा है भारतीय संविधान के किस देश के संविधान से उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालय तथा उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाए जाने के उपबंध को शामिल किया गया है? तो ये लिया गया है अमेरिका के संविधान से। तो 37 का सही आंसर बी हो गया। वैसे कौन सा उद्देश्य भारत के संविधान की प्रस्तावना में सन्निहित नहीं है? तो ये जो है आर्थिक स्वतंत्रता ये नहीं है, ठीक है, सॉरी, ये 38 नंबर का सही आंसर हो गया बी। अगला क्वेश्चन है 39 नंबर, प्रस्तावना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यहाँ पे सही चुनना है। तो इसमें जो सही है, यह कानून की अदालत में लागू करने योग्य नहीं है, ठीक है, ये सही कथन है, सही कथन पूछ रहा है। बाकी इसे 3 बार संशोधन किया गया, नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में फैसला सुनाया कि यह संविधान का हिस्सा नहीं है, ये भी नहीं है। बाकी एक ही इसका आंसर हो गया, यह जो कानून अदालत में लागू करने योग्य नहीं है। तो 39 का सही आंसर ए हो गया। क्वेश्चन कर रहा है 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सम्मिलित नहीं थे? नहीं पूछ रहे हैं, ये 26 नवंबर 1949 की बात हो रही है, जब हमारा संविधान बन के लागू हुआ था। तो ये गणराज्य शब्द जो था उसमें मेंशन था। बाकी समाजवादी उस टाइम में नहीं था, बाद में ऐड किया गया। पंथ निरपेक्ष नहीं था, बाद में ऐड किया गया। अखंडता नहीं था, बाद में ऐड किया गया। और हमको जो उत्तर चुनना है, जो नहीं सम्मिलित थे उस टाइम में, वो बताना है। तो 1, 3, 4 हो गया सही आंसर इसका 40 का। क्वेश्चन कर रहा है अनुच्छेद 20 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कर सही उत्तर चयन करिए। तो पहला स्टेटमेंट है, यह केवल भारतीय नागरिक को मनमानी और अत्यधिक सजा से सुरक्षा प्रदान करती है, नहीं, ये गलत है।
दूसरा स्टेटमेंट है, इसके अनुसार किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार दंडित नहीं किया जाएगा। तो ओनली जो है 2 सही है, तो इसका सही आंसर हो गया 41 का बी। क्वेश्चन कर रहा, समानता का अधिकार संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से किसके अंतर्गत शामिल है। ये समानता का अधिकार जो दिया गया है ये अनुच्छेद 15 के तहत दिया गया है, तो सही आंसर हो गया सी। 43 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन स्वर्ण सिंह समिति के सदस्य थे। तो देखिए स्वर्ण सिंह समिति जो थे ये 42 संविधान संशोधन पे काम किए थे, ठीक है, जो 1976 में लाया गया था, जो संविधान के भाग 4 में कुछ चेंजेस किया गया था और इसके तहत आर्टिकल जो है आर्टिकल 51A शामिल किया गया था। इसके कुल 12 सदस्य हुआ करते थे, जिसमें जो सरदार स्वर्ण सिंह थे ये अध्यक्ष बने हुए थे, और इसके अलावा जो थे SS रे, उसके बाद CM स्टीफन और RA अतुल्य, तो 2, 3, 4 थे और ये नहीं थे, तो सही आंसर इसका हो गया बी। सब क्वेश्चन में कह रहा है, यदि भारत अपने किसी पड़ोसी देश कोई क्षेत्र सौंपने का निर्णय लेता है तो संसद द्वारा निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाएगा, मतलब किस अनुच्छेद के अंतर्गत ये किया जाएगा। तो इसका सही आंसर है अनुच्छेद 368। ये 368 के तहत कुछ चेंजेस किया जाएगा, तब जाके वो क्षेत्र जो है उसको सौंप सकता है। इस नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन समिति के सदस्य नहीं थे। तो इसमें से जो है फजल अली भी थे सदस्य, उसके बाद हृदय नाथ कुंजरू भी थे और KM पनिकर भी थे, और एक जो है ये पटाभी सीतारमैया ये नहीं थे। तो आंसर हो गया इसमें नहीं थे, यही खोजना है, तो सही आंसर हो गया बी। क्वेश्चन में कह रहा है, भारत के उत्तरी मैदान में शीतकालीन वर्षा होती है, किसके चलते होती है। तो ये होती है पश्चिम विक्षोभ के चलते, मतलब वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते। तो 46 का सही आंसर हो गया डी। 47 नंबर का क्वेश्चन है, भारत के बंदरगाहों का सही क्रम उत्तर से दक्षिण दिशा निम्नलिखित में से क्या है। उत्तर से दक्षिण दिशा में ये सुमेलित करना है। तो इसका सही आंसर हो गया, सबसे उत्तर में आएगा कौन, कांडला, फिर आएगा हल्दिया, फिर पारादीप, फिर कोच्चि, ठीक है, कोच्चि सबसे लास्ट में क्योंकि ये केरल में है, ठीक है। तो अगर हम लोग बात करें, भारत में कुल 13 प्रमुख मुख्य बंदरगाह है तथा लगभग 200 अन्य छोटे छोटे बंदरगाह है। इसमें अगर हम लोग उत्तर से दक्षिण दिशा में सही क्रम अगर बात करें तो कंडाला, हल्दिया, पारादीप और कोच्चि सबसे लास्ट में। क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में से कौन सा शहर गंगा नदी के किनारे स्थित नहीं है। ठीक है, देखिए नहीं है पूछ रहा है, तो सबसे पहले हम लोग नहीं है को मार्क कर लेंगे। तो इसमें जो है फतेहपुर जो है ये गंगा किनारे नहीं है, बाकी भागलपुर, कानपुर, उत्तरकाशी, ये जो है उत्तरकाशी, ये सारे जो है गंगा किनारे स्थित है। बाकी एक ही है फतेहपुर जो है ये गंगा किनारे स्थित नहीं है। 49 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। तो ये सारे चोटी जो देख रहे हैं सब जो है पूर्वी घाट के है, और इसमें सबसे ऊंची चोटी जो है ये जिंदगढ़ है। जिंदगढ़ जो है जितना में दिया है उतने में हम लोग बात कर रहे हैं। 49 नंबर का सही आंसर हो गया बी, पूर्वी घाट का पूछ रहा, ठीक है। और ये चोटी है कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में। ये कॉफ़ी बागान के लिए प्रसिद्ध है। इससे पहले जो हुआ करता था महेंद्रगिरी पर्वत था, जिसके पूर्वी घाट के सबसे ऊंची चोटी होने के कारण ताज धरण क्रिया था। लेकिन अप्रैल 2011 में श्री वेंकट रेड्डी वाई के नेतृत्व में एक टीम ने पाया कि महेंद्रगिरी पर्वत की ऊंचाई सिर्फ 1501 मीटर है और इसका जो ऊंचाई है ये 1690 मीटर है। तो ये हो गया पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी। 49 का सही आंसर हो गया बी। 50 नंबर क्वेश्चन का रहा है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है। देखिए ये जो है पौंडीचेरी के जो डिस्ट्रिक्ट है वो है यमन, करेकनाल, माहे। तो यमन जो है आंध्र प्रदेश के पास अवस्थित है, बे ऑफ बंगाल में। करेकनाल तमिलनाडु में है, बिल्कुल सही। लेकिन माहे जो है कर्नाटक में नहीं, ये केरल में है। तो सही आंसर इसका हो गया कौन सा, 1 और 2 सही है। 51 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, भारत में बाल लिंग अनुपात में गिरावट का मुख्य कारण निम्नलिखित में से कौन सा है। तो देखिए इसमें से जो है 100 से अधिक कारण हो सकता है, कन्या भ्रूण हत्या का कारण हो सकता है, महिलाओं को सशक्तिकरण का अभाव हो सकता है, ठीक है, महिलाओं की सामाजिक स्थिति हो सकता है। तो इसमें सारे आंसर जो है सही है। तो उपयुक्त में से 1 से अधिक है। लिंग अनुपात में जो गिरावट आ रही है इसके सारे कारण हो सकता है। कन्या भ्रूण हत्या हो सकता है, महिलाओं के सशक्तिकरण का अभाव हो सकता है, महिलाओं की सामाजिक स्थिति हो सकता है। ये सारे कारण है। तो सही आंसर हो गया डी। 52 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, नेलांग घाटी किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। तो नेलांग घाटी जो है ये उत्तराखंड में स्थित है। तो सही आंसर सी हो गया। 53 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक पाराइट पाए जाते हैं। तो पाराइट सबसे ज़्यादा पाया जाता है बिहार में।
54 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा वह कारक नहीं है जो किसी क्षेत्र की जलवायु को नियंत्रित करता है। तो ये कारक जो है औसत वर्षा ये कारक नहीं है, बाकी अक्षांशीय स्थिति ये हो सकता है, महासागरीय जलधारा ये हो सकता है, समुद्र से कितनी दूर पे स्थित है ये हो सकता है। तो 54 का सही आंसर हो गया, इसमें नहीं खोजना है, तो 54 का सही आंसर है औसत वर्षा सी है कि कृष्णा नदी की सहायक नदी निम्न में से कौन सा नहीं है। तो देखिए इसमें सारे जो है पंचगंगा, घाट प्रभा, कोयना, ये सारे जो है ये कृष्णा नदी की सहायक नदी है। तो सही आंसर हो गया उपयुक्त में से एक से अधिक। और मैं आपको लिस्ट बता दूं, यहाँ पंचगंगा आता है इसका सहायक नदी में, घाट प्रभा आता है, कोयना आता है, भीमा आता है, तुंगभद्रा आता है, मूसी आता है, दूधगंगा, ये सारे नदी जिसका नाम हम बताए ये सारे कृष्णा नदी की सहायक नदी है। 56 नंबर का क्वेश्चन कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है। तो इसका सही आंसर हो गया अधिक सिंचाई। ठीक है, 56 का बी आंसर हो गया। 57 नंबर क्वेश्चन कह रहा निम्नलिखित दिए गए कथनों में कौन सा गलत है। तो इसमें जो गलत है 57 नंबर में गलत पूछ रहा है। तो देखिए मलनाड क्षेत्र कर्नाटक के अंतर्गत आता है, बिल्कुल सही। छोटा नागपुर पठार झारखंड के आसपास हुआ है, बिल्कुल सही। सोमेश्वर की पहाड़ी बिहार में है, बिल्कुल सही। तो क्या है इसमें से जो है कौन सा गलत पूछा जा रहा है। तो देखिए इसका आंसर तो इनमें से कोई नहीं, सारे सही है। ठीक है, तो इसका आंसर वैसे देखिए आंसर में डी दिया हुआ है जो कि होगा नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। गलत पूछ रहा है तो इसमें से कोई गलत है ही नहीं, सारे सही है। ठीक है, ग्रीष्मकालीन मानसून के भारत में प्रवाह की समांतर दिशा क्या है। तो ग्रीष्मकालीन मानसून जो है जो भारत में आता है इसके प्रवाह की सामान्य दिशा क्या है। तो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ये दिशा है। तो सही आंसर हो गया इसका सी। अगला क्वेश्चन है 59 नंबर, इसमें कह रहा निम्नलिखित में से कौन मुद्रा के अवमूल्यन का सबसे संभावित प्रभाव होगा। तो ये हो सकता है निर्यात में वृद्धि हो सकता है। तो सही आंसर हो गया 59 का बी। 60 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वह दर जिस पर अनुसूचित वाणिज्य बैंक रिजर्व बैंक से रातों रात धन की अतिरिक्त राशि उधार ले सकते हैं उस राशि को क्या कहा जाता है। तो उसका कहा जाता है सीमांत अस्थायी सुविधा दर। तो 60 का हो गया सही आंसर बी। अगला क्वेश्चन है 61 नंबर में कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा कार्य आरबीआई से संबंधित नहीं है। तो देखिए ऋण नियंत्रण ये तो आरबीआई के द्वारा किया ही जाता है। उसके बाद है मुद्रित नोट, यदि नोट जारी करना, ये भी आरबीआई का काम होता है। उसके बाद जनता के पैसा को उधार देना, जनता को पैसा को उधार देना ये वाणिज्य बैंक का या आरबीआई का काम नहीं होता है, ये बैंक का काम होता है। जो बैंक एसबीआई, एचडीएफसी ये सब बैंक होता है, इसका काम होता है। अंतिम उपाय के रूप में वाणिज्य बैंक को धन उधार देना, ये बैंक को देता है। तो इसमें 3 गो सही स्टेटमेंट है, एक ही जो है गलत है और गलती हम लोग को ढूंढना है। तो 61 का सही आंसर हो गया बी, ये गलत है। 62 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत को आत्मनिर्भर और स्व उत्पादन अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करने का प्राथमिक लक्ष्य किस पंचवर्षीय योजना का था। तो ये जो था ये तीसरा पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य था। तो सही आंसर हो गया सी। अगला क्वेश्चन है 63 नंबर, भारत में किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत नीली क्रांति का आरंभ किया गया था। तो ये किया गया था 7वीं पंचवर्षीय योजना में। ठीक है, तो सही आंसर हो गया इसका बी। 64 नंबर क्वेश्चन है, इसमें कहा जा रहा है कि नीति आयोग के उपाध्यक्ष को भारत सरकार के सार्वजनिक वरीयता क्रम में महत्व का दर्जा दिया गया है। तो ये दिया गया है भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री के समान दिया गया है, राज्यसभा एवं लोकसभा के विपक्ष के नेता के समान दिया गया हुआ है। तो एक और सी जो है सही है, तो इसका सही आंसर हो गया डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 65 नंबर। 65 नंबर का निम्नलिखित में से कौन एक संवैधानिक निकाय नहीं है। तो इसमें से कौन संवैधानिक निकाय नहीं है। देखिए संघ लोक सेवा आयोग, संवैधानिक निकाय का मतलब होता है वो बॉडी जिसका मेंशन संविधान में किया गया है। तो संघ लोक सेवा आयोग का किया गया है, राज्य लोक सेवा आयोग का किया गया है, वित्त आयोग का किया गया है, नीति आयोग का कोई उल्लेख नहीं मिलता हमारे संविधान में। तो 65 का सही आंसर हो गया बी, केवल 4 है। नीति आयोग के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ध्यान से देखिए, इसको मार्क कीजिए आप लोग कि पूछ रहा है सही है। ठीक है, तो पहला स्टेटमेंट है नीति आयोग का उद्देश्य सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करना और देश में सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना। क्या ये स्टेटमेंट सही है। तो बिल्कुल सही है पहला। दूसरा है स्टेटमेंट भारत के प्रधानमंत्री नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष होता है, मतलब एक्स ऑफिस को चेयरमैन होता है। तो दूसरा भी स्टेटमेंट सही है। तीसरा स्टेटमेंट है नीति आयोग में 8 पूर्णकालीन सदस्य होते हैं। नहीं, ये क्या है, गलत है, 5 ही होते हैं। तो इसका सही आंसर कौन हो गया, 1 और 2।
तो सही आंसर हो गया बी 1 और 2। अगला क्वेश्चन है 67 नंबर, इसमें कह रहा है औद्योगिक उदारीकरण की नई नीति किस पंचवर्षीय योजना में अपनाई गई थी? तो ये अपनाया गया था 8वीं पंचवर्षीय योजना में, तो 67 का सही आंसर हो गया सी। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? इसमें पहला कह रहा है आदेश मुद्रा वह मुद्रा है जिसका कोई आंतरिक मूल्य होता है? नहीं, इसका कोई भी आंतरिक मूल्य नहीं होता, तो पहला स्टेटमेंट जो है ये गलत है। दूसरा है व्यापक मुद्रा वो मुद्रा होता है जो डाकघर द्वारा रखी गई अवधि जमा है, बिल्कुल सही, तो बी सही है। तीसरा देखते हैं हम लोग, वैध मुद्रा वो मुद्रा है जो सरकार द्वारा जारी मुद्रा है, तो ये भी सही है, मतलब बी और सी सही है, ये गलत है। तो इसमें कह रहा सही सुमेलित है, तो ये जो है इसका सही आंसर हो गया डी, क्योंकि इसमें से बी और सी दोनों सही है। 59 नंबर क्वेश्चन कह रहा निम्नलिखित में से कौन नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष थे? तो ये थे अरविंद पंगड़ैया, सही आंसर हो गया 59 का सी। 69 का सही आंसर हो गया सी अरविंद पंगड़ैया। 70 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सर्वोदय योजना का प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो ये तैयार किया गया था जयप्रकाश नारायण के द्वारा, तो 70 का सही आंसर हो गया बी। 71 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सूची 1 सूची 2 से मिलान कीजिए एवं नीचे दिए गए कूट्स के सही उत्तर चयन करिए। तो विद्युत धारा का जो मात्रक है या नापा जाता है वो क्या चीज़ में नापा जाता है? वो एम्पियर में मापा जाता है। तो ए का हो गया 3, ठीक है, 3 किस में? सभी में है। ताप को हम लोग क्या चीज़ से नापते हैं? तो ताप को नापते हैं केल्विन से, तो हो गया ताप का ए 3.1। उसके बाद ज्योति तीव्रता को क्या चीज़ से नापते हैं? कैंडेला से, तो ये हो गया 2। और पदार्थ की मात्रा को क्या चीज़ से नापते हैं? तो ये मापते हैं मोल से, तो 3 1 2 4, देखिए कहाँ 3 1 2 4, तो इसका सही आंसर हो गया बी। क्वेश्चन कह रहा है वायुयान की गति निम्न में से किस गति का उदाहरण है? तो ये उदाहरण है त्रिविमीय गति का, तो 72 का सही आंसर हो गया सी। नंबर क्वेश्चन कह रहा है जब किसी वस्तु का वेग घटकर आधा कर दिया जाए तो उस वस्तु के गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? जैसा गतिज ऊर्जा मतलब किनेटिक एनर्जी की बात हो रही है, किनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv²। जब इसके गति को घटा के हम लोग आधा कर देंगे तो इसमें जो है गतिज ऊर्जा में जो कमी आएगी वो घटकर 1/4 हो जाएगी, तो सही आंसर हो गया सी। 74 नंबर क्वेश्चन है, 74 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यदि लिफ्ट विराम अवस्था में हो और उसे एक व्यक्ति हो तो निम्न कथनों पर विचार करिए। तो इस कथन में जो सही आंसर हो जाएगा 74 का ए हो जाएगा, व्यक्ति का आभासी भार वास्तविक भार के बराबर होगा, तो सही आंसर हो गया 74 का ए। निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए और उपयुक्त कथन में से कौन सा गलत है उसको चूज करना है। तो पहला स्टेटमेंट है दिया हुआ कि यदि किसी वस्तु का द्रव में उत्प्लावन बल उसकी भार की अपेक्षा कम हो जाए तो वस्तु द्रव में डूब जाएगा, बिल्कुल सही है। दूसरा स्टेटमेंट दिया हुआ है यदि किसी वस्तु का द्रव में उत्प्लावन बल उसके भार के समान हो जाए तो वस्तु द्रव पर तैरेगी, ये भी सही है। और तीसरा स्टेटमेंट है यदि किसी वस्तु का द्रव में उत्प्लावन बल उसकी भार की अपेक्षा अधिक हो जाए तो वस्तु डूब जाएगा, ये स्टेटमेंट जो है गलत है 3 नंबर, और बाकी जो है सब सही है, ठीक है। तो सही आंसर इसका क्या हो गया? गलत ही चूज करना था हम लोगों को, केवल ए। 76 नंबर साइंस का क्वेश्चन है निम्न में से अनुदैर्ध्य तरंग का उदाहरण नहीं है। कौन सा तरंग जो अनुदैर्ध्य तरंग का उदाहरण नहीं है? तो ये जो है उपयुक्त में से एक से अधिक जो है अनुदैर्ध्य तरंग का उदाहरण नहीं है, सही आंसर हो गया डी। इसमें जो आपको ऑप्शन दिख रहा है ये प्रकाश की तरंग, ये भी अनुदैर्ध्य तरंग है, लेकिन ध्वनि की तरंग जो है वो क्या है? अनुदैर्ध्य तरंग है, लेकिन ये प्रकाश का तरंग है, ये अनुप्रस्थ तरंग है। फिर से देख लीजिए, ध्वनि तरंग जो है अनुदैर्ध्य तरंग है, प्रकाश की तरंग जो है अनुप्रस्थ तरंगे है, और भूकंप से उत्पन्न जो पी तरंग है ये भी क्या होता है? अनुदैर्ध्य तरंग होता है, तो सही आंसर हो गया इसका डी। उसके बाद है 77 नंबर क्वेश्चन, इसमें कह रहा है फ़ारेनहाइट स्केल में उच्च नियत बिंदु कितना होता है? तो इसमें जो होता है 212 फ़ारेनहाइट होता है, तो सही आंसर हो गया आपका सी। उसके बाद है 78 नंबर क्वेश्चन है कि अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो देखिए अवतल दर्पण का उपयोग सर्च लाइट में भी होता है, नाक कान दांत आदि की जांच करने के लिए किया जाता है, लेकिन वाहनों के साइड मिरर में जो होता है ये उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो गया डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। अगला क्वेश्चन है जर्मेनियम को गर्म करने पर इसके प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो देखिए जर्मेनियम क्या है? एक सेमीकंडक्टर है, और सेमीकंडक्टर पे जब भी हम लोग ताप बढ़ाएंगे तो इसका प्रतिरोध जो है, रेसिस्टेंस जो है वो क्या होगा? घटेगा। तो सही आंसर इसका क्या हो गया? बी। कह रहा है हाइड्रोजन के समस्थानिक में किस कण की संख्या भिन्न होती है? तो इसमें जो है ये न्यूट्रॉन की संख्या जो है भिन्न होती है, तो 80 का हो गया सी।
शक्ति की बीमा क्या है, मतलब शक्ति पावर का जो डायमेंशन है वो क्या है, तो ये डायमेंशन जो है ml2t-2, तो सही आंसर हो गया इसका, सॉरी ml2t-3, सही आंसर हो गया इसका 81 का ए। कर रहा है सूची 1 को सूची 2 से सुमेल कीजिए। नैनो का मतलब होता है 10⁹, मतलब ए का हो गया 2। उसके बाद है पिको, पिको का मतलब होता है 10⁻12, तो ये हो गया 3। और ये टो का मतलब होता है 10⁻18, तो 18 कहाँ पे है, सॉरी 10⁻18 नहीं, एट्टो का मतलब होता है, पहले माइक्रो हम लोग मिला लेते हैं, माइक्रो का मतलब होता है माइक्रो 10⁻⁻6, 4, तो एक ही बच गया, 2 3 4, तो ये हो गया एट्टो का मतलब एक 10⁻24, तो 82 का सही आंसर हो गया ए, 2 3 1 4। 83 नंबर क्वेश्चन का रहा है न्यूटन के किस नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है, तो न्यूटन के प्रथम गति के नियम को हम लोग जड़त्व के नियम के नाम से भी जानते हैं, तो इसमें 1 तो दिया नहीं है, तो सही आंसर हो गया डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। 84 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्न कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन को चुनिए। पहला स्टेटमेंट दिया, गतिज ऊर्जा किसी वस्तु के गति के कारण उत्पन्न होती है, बिल्कुल सही। इसका गतिज ऊर्जा का जो फार्मूला होता है 12mv², तो गति के चलते उत्पन्न होता है। स्थिति ऊर्जा किसी वस्तु की विशिष्ट स्थिति के कारण होता है, बिल्कुल ये सही है, mgh के चलते होता है, तो 1 और 2 दोनों सही है। तीसरा देखते हैं, बिजली का पंखा विद्युत ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में बदलता है, नहीं, ये यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है विद्युत ऊर्जा का, तो तीसरा क्या है, गलत है, तो सही आंसर हो गया इसका कौन सा, 1 और 2, मतलब बी, 84 का सही आंसर बी। तो 85 नंबर क्वेश्चन कह रहा है गुरुत्वीय त्वरण किन किन बातों पर निर्भर करता है, तो ये निर्भर करता है किस पे, ये करता है वस्तु के रूप पर नहीं, वस्तु के आकार पर नहीं, वस्तु के द्रव्यमान पर नहीं, तो उपयुक्त में से कोई नहीं, इसमें से किसी पे निर्भर नहीं करता है। वस्तु त्वरण जो है वस्तु के भार, द्रव्यमान, रूप, आकार निर्भर नहीं करता, ये सब जितना दिया ऑप्शन इस पे नहीं करता है। गुरुत्वीय त्वरण का मान पर डिपेंड करता है, जो कि जी होता है, और जी बराबर 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, इसी पे डिपेंड करता है। 86 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्न कथनों पर विचार करिए और सही उत्तर चुनिए। तो स्टील रबर की तुलना में अधिक प्रत्यास्थ है, तो ये भी सही है। दूसरा है विरूप सदैव विरूपीकारी बल के समानुपाती होता है, ये भी सही है। और तीसरा है बर्नौली के नियम अनुसार यदि द्रव का दाब बढ़ता है तो उसका वेग कम हो जाता है, तो ये भी सही है। मतलब इसका जो स्टेटमेंट होगा 1 2 3 ये सारे सही है। तो 86 का नंबर क्वेश्चन हम लोग जो आंसर है इस साइड दिया हुआ है, तो देख लेते हैं। तो 86 नंबर क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा, 1 2 3 सही है। 87 नंबर क्वेश्चन का निम्न में से विद्युत चुंबकीय तरंग है, तो देखिए इसमें से जितना भी तरंग दिया है, चाहे ध्वनि तरंग, भूकंपीय तरंग, जल की तरंग, ये सारे तरंग जो है ये विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। सबसे पहले तरंग को 2 प्रकार में बांटा गया, एक यांत्रिक तरंग है, एक चुंबकीय तरंग है। यांत्रिक तरंग को फिर से 2 भाग में बांट दिया गया, अनुप्रस्थ तरंग और अनुदैर्ध्य तरंग। इसमें जितने भी तरंग दिख रहा है या तो अनुप्रस्थ है या तो अनुदैर्ध्य है। अगर विद्युत चुंबकीय तरंग की बात हो तो गामा किरणें, एक्स किरणें, पराबैंगनी किरणें, ये सब अवरक्त किरणें, रेडियो किरण, ये सब सारे जो है विद्युत चुंबकीय तरंग है, लेकिन इसमें से कोई भी नहीं है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं, सही आंसर हो गया डी। अगला क्वेश्चन है 88 नंबर, और इसमें पूछा जा रहा है गर्म चाय कप की अपेक्षा प्याले में तेज़ी से ठंडा होता है, इसका कारण क्या है, यदि चाय की मात्रा स्थिर हो तो इसका सही आंसर है प्याले में चाय में खुली सतह पर क्षेत्रफल बढ़ जाता है और जिसको रेट ऑफ इवोपरेशन बढ़ जाता है, इसके चलते जल्दी ठंडा हो जाता है, तो 88 का आंसर हो गया सी। 89 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यदि समतल दर्पण में प्रकाश के परावर्तन के फलस्वरूप बने आपतन कोण का मान 45 डिग्री हो तो परावर्तन कोण का मान क्या होगा। तो देखिए समतल दर्पण है, अगर ये 45 डिग्री से आ रहा है तो ये भी क्या होगा, 45 डिग्री का ही कोण बनाएगा, तो सेम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 90 नंबर, इसमें कह रहा अश्व शक्ति किसकी व्यवहारिक इकाई है, तो अश्व शक्ति जो है ये विद्युत शक्ति का व्यवहारिक शक्ति है, ठीक है, तो सही आंसर हो गया इसका 90 का सी। क्वेश्चन है 91 नंबर, इसमें कहा जा रहा है निम्न कथनों पर विचार करें और उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन गलत है, इसको चुनना है। तो पहला है चप्पू चलाने पर नाव आगे बढ़ जाती है, जो न्यूटन गति के तृतीय नियम की पुष्टि करता है, बिल्कुल सही है। दूसरा स्टेटमेंट है न्यूटन के प्रथम नियम के अनुसार किसी वस्तु में संवेग परिवर्तन की दर उस पर आरोपित बल के समानुपाती होता है, नहीं, गलत है। और यह उसी दिशा में कार्य करता है जिस दिशा में बल लगता है, गलत है ये। संवेग एक सदिश राशि है, नहीं, संवेग जो है एक अदिश राशि है, तो इसका गलत हम लोग को चुनना है, तो गलत हो गया 2 और 3, तो सही आंसर क्या हो गया इसका ए, 91 का ए।
नंबर क्वेश्चन कर रहा है लोलक युक्त घड़ियों के गर्मियों में मंद होने का कारण क्या है। तो इसका सही आंसर है लोलक की लंबाई का बढ़ जाना। तो 92 का सही आंसर है बी। ये आई होप कि सबको पता होगा ये क्वेश्चन का आंसर। 93 नंबर क्वेश्चन कर रहा है निकट दृष्टि दोष के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है। सही चुनना है। तो पहला है इस स्थिति में प्रतिबिंब जो है रेटिना के पीछे बनता है, नहीं, रेटिना के आगे बनता है। तो पहला गलत हो गया। दूसरा कह रहा नेत्र लेंस एवं रेटिना की फोकस दूरी घट जाती है, नहीं, फोकस दूरी बढ़ जाती है। तो ये भी गलत है। तीसरा है नेत्र की गोलीय त्रिज्या घट जाती है, नहीं, ये बढ़ जाती है गोलीय त्रिज्या। तो सही आंसर हो गया डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। 94 नंबर क्वेश्चन का रहा टेस्ला निम्न में से किसकी इकाई है। तो टेस्ला जो है जो चुंबकीय क्षेत्र का इकाई है। तो सही आंसर हो गया 94 का बी। 95 नंबर क्वेश्चन का रहा सूची 1 को सूची 2 से मिलान करें। और इसमें दिया प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, परमाणुवाद और इसमें जो खोजे गए हैं जिनके द्वारा उनका नाम दिया गया है। तो इलेक्ट्रॉन का खोज किसके द्वारा किया गया था। इलेक्ट्रॉन का खोज जे थॉमसन के द्वारा किया गया था। तो इलेक्ट्रॉन का बी का 1 हो गया। उसके बाद न्यूट्रॉन का खोज किया था किसने, जेम्स चैडविक के द्वारा किया था। तो ये हो गया न्यूट्रॉन का 4। और उसके बाद है प्रोटॉन का खोज किया था गोल्डस्टीन के द्वारा। तो ये हो गया कितना, 2, 1 बचा 3। तो प्रोटॉन का खोज किया था जॉन डाल्टन ने। 3 1 4 2, 3 1 4 2 सही आंसर उसका हो गया कौन सा। तो सही आंसर हो गया 2 1 सेकेंड। परमाणुवाद का जो खोज किया था, यहाँ पे परमाणुवाद का खोज जो किया था वो किया गया था किसके द्वारा, ये किया था जॉन डाल्टन के द्वारा। तो 3 1 4 1 सेकेंड, सॉरी, हाँ ये सही मिला है। तो ये क्या है, प्रोटॉन का खोज किसके द्वारा किया गया था। तो प्रोटॉन को खोज किया गया था गोल्डस्टीन के द्वारा। तो ए का हो गया प्रोटॉन का दूसरा। फिर बी है इलेक्ट्रॉन, इसका खोज किया गया था जे थॉमसन के द्वारा। तो ये बी का हो गया 1। और न्यूट्रॉन का खोज किया गया था जेम्स चैडविक के द्वारा। तो ये हो गया सी का 4। और परमाणुवाद का जो नियम दिए थे वो दिए थे किसके द्वारा दिया गया था, जॉन डाल्टन के द्वारा। तो इस हिसाब से सही आंसर हो गया ए, 95 का ए। क्वेश्चन का रहा है निम्नलिखित में से किसे यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। तो ये किया गया है एंजेला मार्केल को। सही आंसर हो गया 96 का ए। 97 नंबर क्वेश्चन है सितंबर 2022 में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने किस देश में स्वामी विवेकानंद की पहली प्रतिमा का अनावरण किया। तो ये किया गया है मैक्सिको में। तो सही आंसर हो गया 97 का सी। क्वेश्चन करा हाल ही में पंजाब और हरियाणा सरकार ने चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का नाम किस स्वतंत्रता सेनानी के नाम पर रखने की घोषणा की है। तो ये किया गया है भगत सिंह के नाम पर रखने की घोषणा किया गया है। 99 नंबर क्वेश्चन है हाल ही में भारत की सबसे लंबी मालगाड़ी का परीक्षण किया गया जिसका नाम क्या है। इसका नाम है वासुकी। सही आंसर हो गया सी। अगला क्वेश्चन है 100 नंबर, पहले खारे पानी की लालटेन लॉन्च की गई है उसे क्या नाम दिया गया है। तो ये नाम दिया गया है इसका रोशनी। तो 100 का हो गया बी, 100 का हो गया बी। 101 नंबर क्वेश्चन है 44वें शतरंज ओलंपियाड के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो इसका है पहला स्टेटमेंट, इसका आयोजन चेन्नई में किया गया था, बिल्कुल सही। उसके बाद है नीदरलैंड ने ओपन सेक्शन में स्वर्ण पदक जीता, नहीं, दूसरा गलत है। भारत ने इसमें 2 कांस्य पदक जीते, ये भी सही है। तो एक ही गलत है बी, ठीक है। तो सही आंसर हो गया इसका बी। अगला क्वेश्चन है 102 नंबर, इसमें कहा जा रहा है राष्ट्रमंडल खेल 2022 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसका आयोजन बर्मिंघम इंग्लैंड में किया गया था, बिल्कुल। इसका जो आयोजन किया गया था 8 अगस्त 2022 को बर्मिंघम इंग्लैंड में किया गया था, 28 जुलाई से 8 अगस्त तक। उसके बाद भारत ने कुल 66 पदक जीते, नहीं, भारत ने कुल 66 पदक नहीं, टोटल जो जीते थे भारत, इसमें भारत जीते थे कितने, 61 पदक जीते थे। पहला सही है, दूसरा गलत है। तीसरा है पदक तालिका में भारत का 4था स्थान प्राप्त हुआ, ये भी सही है। तो इसका सही जो है, सही चूज करना था, तो इसका सही आंसर हो गया सी, 1 और 3। 103 नंबर क्वेश्चन है हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ का उपाध्यक्ष किसे चुना गया है। तो ये चुना गया है विश्वनाथ आनंद को। तो 103 नंबर का सही आंसर हो गया ए। 104 नंबर क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से किस देश ने चंद्रमा पर अपना पहला अंतरिक्ष यान
दानुरी लॉन्च किया है? तो ये किया गया है दक्षिण कोरिया के द्वारा। इसका सही आंसर हो गया बी। 105 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत बढ़े चलो अभियान की शुरुआत की गई है? तो ये किया गया है संस्कृत मंत्रालय के द्वारा। 105 का सही आंसर हो गया सी। राज्य सरकार ने प्राथमिक विद्यालयों में मुख्यमंत्री नाश्ता योजना शुरू की है? तो ये किया गया है तमिलनाडु सरकार के द्वारा। तो सही आंसर हो गया 106 का सी। 107 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किसे विश्व बैंक का मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है इंदरमित गिल को। इसका सही आंसर हो गया बी। 108 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश को राष्ट्रमंडल देशों में शामिल किया गया है? तो इसमें जो है इनमें से एक से अधिक हो जाएगा। ये दो देश को किया गया था, गैबन को और टोगो को किया गया था। तो सही आंसर इसका हो गया 108 का डी। क्वेश्चन का रहा है, भारत के पहले मानव यात्री ड्रोन का क्या नाम रखा गया है? तो ये नाम रखा गया है वरुण। सही आंसर हो गया 109 का ए। 110 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें जो गलत है उसको चुनना है। तो पहला, प्रोजेक्ट चीता के तहत नाम्बिया से 8 चीतों को भारत लाया गया था। बिल्कुल सही। इसमें 5 जो है मादा और 3 नर को लाया गया था। तो ये सही है, 8 चीतों को लाया गया था। दूसरा स्टेटमेंट है, इन चीतों को कूनो पालमपुर राष्ट्रीय उद्यान में रखा गया था। बिल्कुल सही। मध्य प्रदेश के कूनो राष्ट्रीय उद्यान में इसको रखा गया था। कूनो पालनपुर राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में स्थित है। बिल्कुल सही। इसमें से जो कोई गलत नहीं है, सारे स्टेटमेंट जो है सही है। तो सही आंसर हो गया उपयुक्त में से कोई नहीं। 111 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में किस विभाग द्वारा जागृति शुभांकर को लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया है उपभोक्ता मामलों के विभाग के द्वारा। सही आंसर हो गया सी। 112 नंबर है, हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने औरंगाबाद शहर का नाम बदलकर कौन सा नया नाम दिया गया है? तो ये दिया गया है संभाजी नगर। सही आंसर हो गया 112 का बी। 113 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में विंबलडन टेनिस चैंपियनशिप 2022 महिला एकल खिताब जीतने वाली एलिना रायबालिकिना का संबंध किस देश से है? तो ये है कजाकिस्तान की। तो सही आंसर हो गया इसका सी। 114 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, नाटो शिखर सम्मेलन 2022 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें जो है सम्मेलन का आयोजन मैड्रिड स्पेन में किया गया था। बिल्कुल सही। 2022 की बात हो रही है। यह सम्मेलन का 32वां संस्करण था। ये भी सही है। 2023 में नाटो शिखर सम्मेलन का आयोजन लुथानिया में किया जाएगा। ये भी सही है। तो इसमें सारे स्टेटमेंट सही है, गलत चूज करना था। तो इसका सही आंसर हो गया इनमें से कोई सही नहीं है। सॉरी, इसमें से कोई भी गलत नहीं है, सारे स्टेटमेंट सही है। अगला क्वेश्चन है 115 नंबर। इसमें कह रहा है, हाल ही में जारी ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2022 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये जो है यह विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया जाता है। बिल्कुल सही है। इसमें भारत को 136वां स्थान प्राप्त हुआ था। नहीं, इसमें कितना 135वां स्थान प्राप्त हुआ था। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। और तीसरा है सी नंबर, इसमें आइसलैंड प्रथम स्थान पर रहा। ये भी सही है। ठीक है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 115 का बी। 116 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से किस राज्य में एमएसएमई क्षेत्र के विकास के लिए राज्य केंद्र शासित प्रदेश की श्रेणी में राष्ट्रीय एमएसएमई पुरस्कार 2022 जीता है? तो ये राज्य है उड़ीसा। सही आंसर हो गया इसका बी। क्वेश्चन कह रहा है, राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू 5 सितंबर 2022 को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में बिहार के किस शिक्षक को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? तो इसमें 2 शिक्षक थे, एक थे सौरभ कुमार और दूसरा था कौन सा? निशी कुमारी। सौरभ कुमार जो है त्रिवेणीगंज सुपौल के हैं और निशी कुमारी जो है ये पटना की शिक्षिका है। तो दोनों को दिया गया है। 3 में से क्या हो जाएगा? 1 से अधिक। अगला क्वेश्चन है 118 नंबर और इसमें कहा जा रहा है कि नई दिल्ली में आयोजित 41वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला कार्यक्रम के संबंध में कौन सा कथन है असत्य है? ठीक है। तो असत्य चुनना हम लोगों को, सत्य स्टेटमेंट को चुनना है। इसमें मार्क कर लेंगे हम लोग सबसे पहले। तो इसमें पहला कह रहा है, इस वर्ष मेले का थीम वोकल फॉर लोकल, लोकल टू ग्लोबल ये था। बिल्कुल सही है। दूसरा है, इस वर्ष 3 राज्य बिहार, झारखंड और महाराष्ट्र को साझेदार राज्य का दर्जा दिया गया है। तो ये भी सही है। तीसरा है, राज्यों की श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ पवेलियन के लिए बिहार पवेलियन को स्वर्ण पदक जीता। नहीं, ये नहीं जीते हैं। ठीक है। तो इसका सही आंसर हो गया सी। ठीक है, सी इसका सही आंसर हो गया। क्यों सी हो गया? कि ये स्वर्ण पदक नहीं, इनको जो मिला था रजत पदक मिला था। नंबर क्वेश्चन कर रहा है, केंद्रीय बजट 2023-24 के अनुसार अगले 3 वर्षों तक किस योजना के तहत सरकार आर्द्र भूमि तथा जैव विविधता को बढ़ावा देगी? तो ये योजना क्या है? अमृत धरोहर योजना। सही आंसर हो गया इसका बी।
120 नंबर है, हाल ही में बिहार सरकार ने किस नदी पर भारत के सबसे ऊंचे रबर डैम का निर्माण किया है? तो ये किया गया है फाल्गु नदी पर। सही आंसर हो गया 120 का सी। 121 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने छात्रों के बैग का बोझ कम करने के लिए स्कूल में नो बैग डे का शुरुआत किया है? तो ये राज्य है बिहार। अगला क्वेश्चन है 122 नंबर, इसमें कहा रहा है, हाल ही में किस भारतीय शहर को संघाई सहयोग संगठन की पहली संस्कृत और पर्यटक राजधानी घोषित किया गया है? तो ये है उत्तर प्रदेश के वाराणसी शहर। क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में बिहार के प्रसिद्ध लोक कलाकार रामचंद्र मांझी का निधन हो गया, उसका संबंध किस क्षेत्र से है? तो इसका क्षेत्र जिस क्षेत्र से संबंध था वो है लौंडा डांस। 124 नंबर क्वेश्चन है, बिहार के किस जिले में भिखारियों की भीख में मिले पैसों को जमा करने के लिए खुद का अनोखा बैंक खोला है? तो ये खोला गया कहाँ पे? ये मुजफ्फरपुर में। 124 का सही आंसर हो गया ए। इस नंबर क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में लद्दाख में उमलिंगला दर्रे को साइकिल से फतह करने वाली दुनिया की पहली महिला कौन बनी है? तो वो बनी है सविता महतो। सही आंसर हो गया सी। अगला क्वेश्चन है, बिहार के भौगोलिक प्रदेश की चर्चा सर्वप्रथम किस साहित्यिक ग्रंथ से मिलती है? तो ये मिलता है शतपथ ब्राह्मण से। तो सही आंसर हो गया बी। इसमें जो है निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? नहीं है याद रखिएगा, इसको मार्क कर लीजिएगा। तो शासक और उसका राजधानी मिलाना है। क्या उज्जैन का राजधानी पाटलिपुत्र था? बिल्कुल सही। उसके बाद जो है शिशुनाग का वैशाली था, ये भी सही है। बिंबिसार का राजगीर था, ये भी सही है। तो इसका सही आंसर हो गया डी, इनमें से कोई नहीं। 128 नंबर क्वेश्चन है, बख्तियार खिलजी की हत्या किसने की थी? तो ये किया गया था अली मर्दन के द्वारा। तो सही आंसर हो गया 128 का सी। क्वेश्चन है, इसमें कहा जा रहा है, बिहार में अकबर के आरंभिक से डर का किस शासन ने बिहार छोड़ दिया था? मतलब जब अकबर अभियान चलाए थे बिहार में तो डर के मारे जो शासक भाग गए थे बिहार छोड़ के, उनका नाम क्या था? तो वो था दाऊद खां। सही आंसर हो गया 129 का सी। 130 नंबर क्वेश्चन का रहा है, निम्नलिखित में से किस सिख गुरु का संबंध बिहार से रहा है? इसमें जो ऑप्शन दिए हुए हैं ये है कि गुरु नानक भी का संबंध जो रहा है वो जो है बिहार दौरे पर आए थे, राजगीर पटना इसकी यात्रा की थी। बाकी अगर हम लोग बात करें गुरु तेज बहादुर की, तो इन्होंने भी पटना की जो है पटना दौरा पे ये आए हुए थे। तो उपयुक्त में से जो सिख का गुरु यहाँ पे दिए हुए हैं सभी का संबंध बिहार से है। तो क्या होगा? उपयुक्त में से एक से अधिक। सही आंसर हो गया इसका डी। 131 नंबर, इसमें कह रहा पटना के गोलघर का निर्माण किस ब्रिटिश इंजीनियर ने करवाया था? तो ये करवाया गया था जॉन गरास्टिन के द्वारा। तो सही आंसर हो गया इसका ए। 132 नंबर क्वेश्चन है, बिहार में वहाबी आंदोलन का केंद्र कहाँ स्थित था? तो ये स्थित था कहाँ पे? पटना में। 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? कौन सही नहीं है ये खोजना है। बांकीपुर अधिवेशन का जो अध्यक्ष किए थे इंडियन नेशनल कांग्रेस को आर एन माधुरकर थे, बिल्कुल सही। गया अधिवेशन के जो अध्यक्षता किए थे वो चित्तरंजन दास थे, बिल्कुल सही है। रामगढ़ अधिवेशन जो किए थे मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद किए थे, बिल्कुल सही है। इनमें से कोई भी गलत नहीं है। तो सही आंसर इसका हो गया डी। 134 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, राष्ट्रीय महाविद्यालय के प्रांगण में बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया था या किसने किया था? तो ये किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा। तो सही आंसर हो गया बी। 135 नंबर क्वेश्चन का रहा है, चंपारण में महात्मा गांधी किसकी रचना है? तो ये रचना जो है ये किया गया है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा, ये लिखा गया है। 136 नंबर क्वेश्चन का रहा है, निम्नलिखित में से कौन आज़ाद दस्ता से संबंधित है? तो देखिए आज़ाद दस्ता से जो संबंधित है उपयुक्त में से सभी, ये जयप्रकाश नारायण भी थे, योगेंद्र शुक्ल भी थे और सूरज नारायण सिंह भी थे। तो ये इस सारे का संबंध जो है आज़ाद दस्ता से है। तो 37 नंबर, इसमें कहा जा रहा है, स्वामी सहजानंद सरस्वती के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से सही कथन पर विचार करें। सही खोजना है। तो उन्होंने बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया था, बिल्कुल सही है। उन्होंने हुंकार पत्रिका निकाला था, ये भी सही है। उनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक किसान क्या करे, ये भी था, बिल्कुल सही। तो इसमें से क्या है? सभी आंसर हो जाएगा डी। जैन धर्म के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो पहला स्टेटमेंट दिया है, प्रथम जैन संगति का आयोजन पाटलिपुत्र बिहार में हुआ था, क्या ये सही है? तो ये जो है 138 नंबर, ये सही है। दूसरा स्टेटमेंट है कि द्वितीय जैन संगति का आयोजन वल्लभी गुजरात में हुआ था, बिल्कुल सही है। तो दोनों स्टेटमेंट ही जो है इसमें सही है। तो 137 का क्या हो जाएगा? सॉरी 138 नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? सी, 1 और 2 सही है। 139 नंबर क्वेश्चन का रहा है, अशोक ने लुम्बिनी की यात्रा अपने शासन के किस वर्ष में किया था? तो वो किए थे 20वें वर्ष में लुम्बिनी की यात्रा किए थे। तो सही आंसर हो गया सी।
मैथ का दिया हुआ है, तो हम आंसर यहाँ पे बता देते हैं आप लोग को, आप लोग अपना बनाइएगा। फिलहाल एक क्वेश्चन है यहाँ पे 40 नंबर, इसमें कह रहा है निम्नलिखित में से किसने असहयोग आंदोलन के दौरान राय साहब की उपाधि लौटा दी थी? तो ये लौटा दिया गया था महेंद्र प्रसाद के द्वारा। तो सही आंसर इसका हो गया बी। बाकी 141 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो गया सी 175। 142 नंबर क्वेश्चन का भी आंसर हो गया सी 150। 143 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो गया ए 13/23। 144 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो गया उपयुक्त में से कोई नहीं, डी। ठीक है, इसको आप लोग करिएगा और आंसर मिला लीजिएगा, क्योंकि इसका सही आंसर जो आएगा 4 आएगा। 145 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो गया बी 10:12:15, ए 2:3। 147 नंबर क्वेश्चन का हो गया सी 80%। 148 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर हो गया बी 500। और 10 नंबर का भी सही आंसर हो गया बी 20%। और ये लास्ट है 150 नंबर क्वेश्चन का हो गया आंसर सी 125। तो इसी के साथ आज का सेशन मेरा यही खत्म होता है। थैंक यू फॉर वाचिंग बीपीएससी ऑनलाइन एकेडमी। आई होप कि ये टेस्ट आप लोग को अच्छा लगा है। अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, और जैसे ही तीसरा टेस्ट हमको मिल जाता है वैसे हम वीडियो लेकर हाजिर हो जाएंगे। थैंक यू फॉर वाचिंग बीपीएससी ऑनलाइन एकेडमी। ऐसे बने रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।